वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। आज हम लोग यूपीपीएससी के 2023 का जीएस पेपर 5 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 125 वर्ड, सेक्शन बी में 10 लॉन्ग आंसर 200 वर्ड ईच। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स ईच 125 वर्ड। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स 200 वर्ड ईच। पेपर एक बार देख लेते हैं। देखिए सेक्शन ए में जैसे आप देख रहे हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली एक चीज़ पूछेगी, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन द उत्तर प्रदेश। ओके, इसी तरीके से पॉलिटी में भी क्वेश्चन आता है, एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे इसमें यूपीपीसीएस के पेपर में, ऐसे यूपीएससी के पेपर में भी आता है, बट उसमें एडवोकेट जनरल नहीं, जनरली अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जाता है। आगे देखते हैं 10 क्वेश्चन सेक्शन ए 8 मार्क्स। सेक्शन बी देखते हैं लॉन्ग आंसर वाले 12 मार्क्स का। जनरली 2 पार्ट होंगे। वेरियस स्टेज ऑफ लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन टोटल, सेक्शन ए और बी मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, 10 + 10। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शंस इन उत्तर प्रदेश। ओके, हमने देखा है क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 125 वर्ड का है। तो 125 वर्ड में आपको डिवाइड कैसे करना है, इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। इंट्रो आपका 10 to 20 वर्ड रहेगा। बॉडी पार्ट आपका 80 से 90 या 100 कर सकते हैं। कंक्लूजन पार्ट आपका 10 to 20 वर्ड रहेगा। ऐसे रहेगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा। और वर्ड लिमिट 125 वर्ड को नहीं क्रॉस करना, अदरवाइज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ये बात समझ लीजिए, क्लियर एकदम समझिए। और नंबर इसमें कैसे मिलता है, ये लगभग 1 नंबर का होता है, ये भी लगभग 1 नंबर का होता है, और 6 मार्क्स इस बॉडी पार्ट के होते हैं, इसलिए बॉडी पार्ट को कम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन आता है आपका पॉलिटी से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में बेस्ट ये होता है कि आप उसके आर्टिकल को बताइए इंट्रोडक्शन में, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर रिसेंट में आपके उस पर्सनालिटी का कोई इंसिडेंट न्यूज में हो, किसी भी स्टेट का हो सकता है। एडवोकेट जनरल से अगर आपको पूछा गया, आप पर्टिकुलर यूपी का ही लिखें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको यूपी का नहीं याद आ रहा तो एडवोकेट जनरल के बारे में आप किसी भी स्टेट का लिख दीजिए, तो वो एक सिंबॉलिक दिखाएगा कि यहाँ इस एडवोकेट जनरल के बारे में आपको पता है। बट उत्तर प्रदेश का लिखें तो बेटर है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे, एडवोकेट जनरल इन उत्तर प्रदेश एज इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेयर इज द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन उत्तर प्रदेश। देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा गया तो सीधा बताइए, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट दिस इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा अपॉइंट। अपॉइंटी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ओके, विच इंक्लूड्स बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैविंग प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। सेम क्वालिफिकेशन जो आपके हाई कोर्ट के जज की है। कंसर्न क्या है, द प्रोसेस हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर पोटेंशियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। होता है, बिल्कुल होता है। एज द पोजीशन मे बी फिल्ड बाई लीगल एक्सपर्ट्स aligned with the ruling political party. Additionally, the process lacks transparency and public scrutiny. ओके, ये कंसर्न है, मतलब चैलेंजेस हैं, ये आप सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं। फंक्शंस क्या है उसको देखते हैं। द एडवोकेट जनरल सर्व एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियंस ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। ही रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन लीगल proceeding in High Court and Supreme Court. As is custodian of public interest, the
एडवोकेट इंटरवेंस इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियस बात है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का केस होता है वहाँ जनरली वो रिप्रेजेंट करता है। टेन्योर क्या है एंड रिम्यूनरेशन क्या है? एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, मीनिंग देयर इज नो फिक्स्ड टर्म। ये एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। ये प्रीलिम्स में आपके दोनों एग्जाम में है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों पूछा गया है। यूपीएससी में भी है और यूपीपीसीएस में भी है। नेक्स्ट, द रिम्यूनरेशन इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर विच मे रेज क्वेश्चन अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस। अब कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन, while the Advocate General plays a crucial role in the legal framework of UP, the appointment process and the lack of fixed tenure can lead to questions about impartiality and autonomy of the office. The functions, however, are well defined, critical for the state's legal affair. Okay, next question. Discuss the nature of regional parties in Uttar Pradesh. Regional parties के बारे में बताया पूछा गया है। नेचर, throw light on their importance in the political state. पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट, इसमें बताना है आपका इनका इम्पोर्टेंस। देखते हैं इसमें। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? अगर कोई रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा न्यूज में है तो आप उसके बारे में बताइए, जो कि हमेशा रहती हैं। एसपी हो गई, बीएसपी हो गई, कुछ कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है रीजनल, तो उसके बारे में बताइए। ऐसे पार्टियों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप बेसिक मतलब रीजनल पार्टीज़ को डिफाइन कर दीजिए। और रीजनल पार्टी का बेसिक चीज़ है, रीजनल पार्टी आप सब ने पढ़ा है। तो यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश इज करेक्टराइज बाई मल्टी पार्टी सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर रीजन स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंटिटीज़। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया। दिस पार्टीज ऑफन रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटीज, कास्ट, रीजन्स विद इन द स्टेट। दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब इसमें देखते हैं आगे नेचर क्या होता है। नेचर ही पूछा गया ना। नेचर ऑफ द रीजनल पार्टीज, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। रीजनल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश कैटर टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, कम्युनिटीज, रीजन, एड्रेसिंग लोकल इशूज एंड एस्पायरेशन। और क्या करते हैं? कल्चरल आइडेंटिटी। तो कल्चरल आइडेंटिटी दिखाई, उसके बाद जैसे इन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल भी लिखते जाइए। जैसे कल्चरल आइडेंटिटी क्या है? दे ऑफन एम्फेसाइज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, एडवोकेटिंग फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड स्टेट स्पेसिफिक एजेंडाज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखिए बुंदेलखंड, ठीक है, खंड वाइस, ठीक है। Political dynamics. The political environment in Uttar Pradesh is influenced by the interplay between national regional parties, with the regional parties sometimes emerging from the faction within the national parties. जैसे देखो ऐसा होता है, ठीक है, कि पहले आप कांग्रेस या बीजेपी में थे, उसके बाद फिर आप कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। ऐसा जनरली होता है। जैसे टीएमसी वगैरह हो गई, ये सब पहले कांग्रेस की पार्ट थे, लेकिन बाद में इन्होंने अलग हो गए, टीएमसी, एनसीपी। नो डाउट उत्तर प्रदेश के नहीं है, बट ठीक है, रीजनल पार्टीज तो हैं। इम्पोर्टेंस इन द स्टेट पॉलिटिक्स। अच्छा, एक और पॉइंट, बाद में यही रीजनल पार्टीज ना नेशनल पार्टीज बन जाती हैं, ठीक है। वो सब क्राइटेरिया पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल की बुक में है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे बीएसपी बन गई, टीएमसी भी कुछ टाइम के लिए थी, ऐसे ही। इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस। रीजनल पार्टीज होल्ड सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल स्वे, often determining the outcome of the state election and formation of the government। बिल्कुल बात सही है। पॉलिसी इम्पैक्ट क्या है? दे इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिसीज बाई फोकसिंग ऑन रीजनल प्रायोरिटीज, प्रेसिंग फॉर लेजिस्लेशन दैट बेनिफिट दियर कंस्टिट्यूएंसीज। कोएलिशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, रीजनल पार्टीज कैन बिकम किंग मेकर्स, supporting the withdrawing support from the larger parties to form the destabilized government। नेशनल रिलीवेंस क्या है इनका? The political strength of the Uttar Pradesh as a state with the largest legislative assembly in India means that regional parties here can also impact national politics, as control over the state often translate to influence at the central level। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। In summary, regional parties in Uttar Pradesh are integral
to states' political fabric, playing a pivotal role in governance, policy making, and broader national political discourse. Okay. Question number 3. Describe the major stages in the formulation of the ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन उत्तर प्रदेश. देखो, जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये एक ऐसा सिस्टम टॉपिक है जिससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है और मेंस में भी आता है. प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा और दोनों एग्जाम में आता है. तो मान के चले कि यही नहीं, जितने भी स्टेट के एग्जाम है उसमें पंचायती राज सिस्टम इम्पोर्टेंट ही इतना है कि आता ही आता क्वेश्चन है. तो ये टॉपिक आप कभी मत छोड़ना, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. देखते हैं इंट्रो. द फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व्स सेवरल मेजर स्टेज दैट इंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एड्रेस लोकल डेवलपमेंट नीड्स. Here is an overview of this stage. देखते हैं स्टेज वाइज. ग्राम सभा फॉर्मेशन. द प्रोसेस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम सभा विच इंक्लूड all eligible voters in the village. Gram Sabha plays a crucial role in the development plan formulation. Public awareness and announcement. The next stage involves spreading awareness and making announcement regarding Gram Sabha meeting and planning process. देखो, आपको हेडिंग याद रखनी है. आपको अगर मान लो कोई नोट्स बना दो, वैसे नोट हम देंगे इसकी नोट्स प्रॉपर अपने चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें हम नोट्स इसके डाल देंगे. बुक नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है. डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन. डिटेल डिस्कशन टेक प्लेस ऑन 3 पिलर्स, 9 themes of local sustainable development goal at the gram panchayat level. This is followed by resolution of the plans. Plan formulation by gram sabhas. It plans with community participation and hand over the gram sabha panchayat for further action. Assistance by the village development office. They offer assistance in planning, consolidation, technical assistance, budgeting, implementation and monitoring. Jan Yojana Abhiyan. This campaign is implemented annually from October 2nd to March 31st among the 3 tier Panchayati Raj institutions to facilitate development planning process. Conclude करेंगे. 3 stages are designed to ensure that the GPDP is inclusive, participatory and reflective. ये कीवर्ड अपने नोट में नोट कर लीजिए. Of the specific needs and priorities of the local community in the Uttar Pradesh. Okay. Question 4. Highlight the greater opportunities of the tourism in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, with its rich cultural heritage, historical significance, religious diversity, and natural beauty, offer a plethora of opportunities for the tourism development. देखो, अगर ये क्वेश्चन 2023 में आया है, ठीक है, अगर थोड़ा पहले बाद में आता तो आप यहाँ पे मेजर जो हमारे टूरिज्म अट्रैक्शन है, वो चाहे प्रयागराज है या फिर अयोध्या है, आप किसी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर इनका कोई डेटा आया है कि इतने ज़्यादा फुटफॉल बढ़े हैं या इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ऐसा कुछ है तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे. फिलहाल हम देखते हैं. द टूरिज्म सेक्टर इन यूपी इज विटनेसिंग रैपिड ग्रोथ ओवर 320 million tourism, including a significant number of international visitors in the initial 9 months of the 2023. देखो, इन्होंने एक डेटा दिया, बट अगर आपके पास कोई बेटर डेटा तो दे सकते हैं. हमेशा इसमें जो करंट इवेंट है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी. सम ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ टूरिज्म इन यूपी आर ताजमहल आगरा, मथुरा, वाराणसी, आगरा फोर्ट, अयोध्या पीलीभीत, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार थोड़ा क्वेश्चन नहीं बोले, उत्तर प्रदेश का तो नहीं है फिलहाल, ये नहीं है, ठीक है. विच ऑफ ऑफन विजिटेड इन, अच्छा ठीक है, विच ऑफ ऑफन विजिटेड इन, ठीक है, मतलब दिल्ली इन्होंने लिख रखा है, ठीक है. मतलब ये बता दें सर्किट टाइप का कि जो यहाँ विजिट करता है जनरली ये विजिट कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अवॉइड करिए इसको लिखने के लिए. आप यहाँ प्रयागराज डाल दीजिए उसकी जगह पे. सम ग्रेटर पॉसिबिलिटीज एंड अट्रैक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू द पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म इन इंडिया इन उत्तर प्रदेश. ओके, क्या है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज, जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी. दिस आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स अट्रैक्ट मिलियन ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर. रिलीजियस टूरिज्म कहाँ है? स्टेट इज ए मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन ऑफ हिंदूज विद सिटीज लाइक वाराणसी, अयोध्या, मथुरा,
वृंदावन, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है अभी, नोन फॉर दियर रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड, अट्रैक्ट्स मिलियन devotees. Cultural, UP hosts numerous cultural festivals such as Taj Mahotsav, Ramlila in Varanasi, Ayodhya, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, etc. मथुरा में क्या है, इन मथुरा मतलब अच्छा होली इन मथुरा बता दें. These festivals showcase vibrant culture, tradition and music. Next point, wildlife and nature tourism. The state is home for to several wildlife sanctuaries, national park. एग्जाम्पल के लिए दुधवा, पीलीभीत, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिवर टूरिज्म, होली रिवर गंगा, यमुना फ्लो थ्रू यूपी, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिवर क्रूज, बोट राइड्स. अब इसमें क्विजीन क्या है, कुलिनरी टूरिज्म क्या है. यूपी बोस्ट ए डाइवर्स culinary heritage. Dishes like kebabs, biryani, chaat, sweet like petha of Agra, peda of Mathura. Heritage walk and cultural experiences. Cities like Lucknow, Nawabi Heritage offer heritage walks. Medical wellness tourism. Uttar Pradesh is emerging as destination for medicinal tourism with world-class hospital. By leveraging its diverse attraction, promoting responsible tourism can become leading tourism destination. देखो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना है. ऐसा नहीं कि अगर टूरिज्म के बारे में पूछा गया है तो आप केवल जो हिस्टोरिकल है केवल उसी पे लिमिटेड रहें. इन्होंने हिस्टोरिकल दिया, रिलीजियस दिया, कल्चरल दिया, वाइल्ड लाइफ दिया, रिवर टूरिज्म दिया, क्यूजीन दिया, कुलिनरी दिया, हेरिटेज वॉक दिया, मेडिसिनल दिया. इसके अलावा अगर आपको एक दो भी और भी याद आता है तो वो भी लिखिए, बट वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखिए. वर्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे. ओके. क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश. द बॉर्डर एरियाज यूपी फेस सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस प्राइमरली रिलेटेड टू जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. देखो यही फैक्टर तो होते हैं मेन हर जगह. हियर आर सम की सिक्योरिटी चैलेंजेस इन दीज रीजन. देखो ज्योग्राफिकल क्या है, यूपी शेयर्स बॉर्डर विद मल्टीपल स्टेट कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, हरियाणा, दिल्ली. द डाइवर्स टेरेन इंक्लूडिंग रिवराइन एरियाज, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स मेक्स बॉर्डर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग. उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. सर्टेन बॉर्डर एरियाज एडजेसेंट टू स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, particularly the Sonbhadra and Chandauli district, are prone to left-wing extremism, which can lead to instability and violence in the region. उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन. द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल आर पोरस, मेकिंग देम प्रोन टू इलीगल इमिग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन बाय मिलिटेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज. एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो अक्सर नेपाल भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये चीज़ है फिलहाल. तो अगला, स्मगलिंग एक्टिविटीज़. बॉर्डर रीजन आर ऑफन यूज्ड फॉर स्मगलिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स, आर्म्स, काउंटरफिट करेंसी, काउंटर बैंड गुड्स. उसके बाद टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी में क्या है, सर्टेन बॉर्डर एरियाज में बी वल्नरेबल टू टूरिज्म एंड इंसर्जेंसी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स. साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है, देखो ये तो नॉट लिमिटेड टू यूपी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे है. ठीक है. विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी, बॉर्डर एरियाज आर आल्सो ससेप्टिबल टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इंक्लूडिंग साइबर एस्पिनेज एंड डेटा ब्रीचेस. Securing communication network and information system is crucial. Then, ethnic and communal tension. Some border areas experience ethnic, religious, and communal tension, which can escalate into conflict if not managed effectively. Natural disasters and environmental challenges and border management and infrastructure are some other challenges. आप हेडिंग डालिए कि लाइन इनका भी लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो. ठीक है, कंक्लूड करते हैं. एड्रेसिंग दीज सिक्योरिटी चैलेंजेस रिक्वायर्स ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द सिक्योरिटी एजेंसीज,
community engagement, intelligence gathering, capacity building, and investment in border infra and technology. Okay. Question 6. Discuss the architectural feature of the monument of Agra. ऐसे क्वेश्चन GS1 में पहले आते थे यूपी PCS में, बट अब GS5 बना दिया है तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें आते हैं. इंट्रोड्यूस करेंगे. द मोन्यूमेंट ऑफ आगरा, renowned for their distinctive Mughal architecture, which is blend of Indian, Persian, Islamic influence. Here are some of the key architectural features. One of the most striking feature in the emphasis on symmetry, particularly evident in the layout of the Taj Mahal, where the main structure is flanked by the identical building and gardens. Use of the red stone and white marble. The Mughal monuments often feature red sandstone and white marble, which not only provide structural strength but also authentic appeal. The Taj Mahal, for instance, is built primarily of white marble, which gives it a luminous quality. अब इसके बाद अगला पीतरा दूरा एंड इनले वर्क. द इंट्रिकेट इनले वर्क यूजिंग सेमी प्रीसियस स्टोन known as Pitra Duda is hallmark at Mughal architecture. This decorative art is visible in the detailed design and calligraphy on the walls of the Taj Mahal. Domes and minarets. Large bulbous onion domes, frequently accompanied by smaller domes, are common feature. Taj Mahal's central dome is perhaps most famous example, surrounded by the four smaller domes, four cylinder minarets that enhance monuments vertically. वर्टिकलिटी इसको इन्हेंस करता है. उसके बाद जाली वर्क. Latticed screens of जाली work are used extensively for ventilation as an element of privacy as well as for decorative effect. They allow light to filter into interiors, creating patterns and playing with light and shadow. Gardens. Charbagh or quadrilateral gardens are a significant aspect of Mughal monument complexes. These gardens are divided into 4 by walkways as following water, symbolizing the 4 rivers as Islamic paradise. Conclude करेंगे. These features not only showcase the technical prowess and artistic sensibilities of Mughal era, but also reflect the empire's grandeur and emperor's love for the beauty and sympathy. Okay. Question number 7. Identify the sites related to Harappa civilization in Uttar Pradesh. The Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, flourished in northwestern region of the Indian subcontinent. टाइमलाइन तो आपको याद होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. अराउंड 3300 BC to 1300 BC. While the major sites of the Harappan civilization are primarily located in present-day Pakistan and Western India, there are some sites related to this ancient civilization in Uttar Pradesh. These sites includes, देखो ये sites एग्जाम के UPPSC के प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं और मेंस में तो पूछी जाती है. तो इसको अच्छे से पढ़िए. जब आप प्रीलिम्स पढ़िए उसी टाइम इसको अच्छे से पढ़िए. आलमगीरपुर, located in Meerut district of Uttar Pradesh. Alamgirpur is one of the important Harappan sites in state. It is known for its pre-Harappan and Harappan remains, including fortified settlement with evidence of planning, advanced drainage system. Kampil, situated in Fatehpur district of Uttar Pradesh. Kampil is believed to have been Harappan era sites with evidence of ancient settlement, pottery, artifact dating back to Bronze Age. Mahagada. Mahagada is an archaeological site in Ghaziabad district, Uttar Pradesh, where Harappan artifacts such as pottery, seals, terracotta figures have been discovered. धोलाविदा को धोलाविदा तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं है. While Dholavida is primarily located in Gujarat, some scholars believe that it may have had trade as well as cultural connection with regions in present-day Uttar Pradesh during the Harappan period. Conclude करेंगे.
अगर इसके अलावा आपको कोई और भी साइट याद आए तो आप बिल्कुल मेंशन करिए, ठीक है। While Uttar Pradesh does not have major Harappan sites like Mohenjo-daro and Harappa, these smaller sites provide valuable insights into the extent of Harappan technological, artistic, social, and cultural influence and interaction in the regions during ancient time. Okay. 8 number. Discuss the रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं, चाहे वो हड़प्पन साइट से रिलेटेड है, चाहे आपका टूरिज्म से रिलेटेड है, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको उस स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें लिख देनी है, बस यही इतना करना है। उत्तर प्रदेश प्लेड ए पाइवटल रोल ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है? बिल्कुल पता है, आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए ये अगर आपको याद आ रहा है तो। which was significant phase in India's struggle for independence. Here are the some key points highlights the role of UP in this movement. क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, ये नेशनल लेवल पे भी था और स्टेट लेवल पे तो था ही। देखो जो बड़े स्टेट है, मेजर स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है तो नो डाउट उन स्टेट में भी वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप बिल्कुल लिखिए उनके बारे में, कहीं से वो गलत नहीं होगा, ठीक है। The state contributed to the growth of nationalist sentiment and mobilization of the masses, which intensified the struggle for the independence. Local uprising. In our region, the non-cooperation movement has a significant impact on local uprising, which were primarily a result of excessive rent, poverty among the peasantry. चौरी चौरा इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो हुआ था यूपी में। मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश इज पर्टिकुलरली रिमेंबर्ड फॉर चौरी चौरा इंसिडेंट इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट वेयर ए वायलेंट क्लैश लेड टू द डेथ ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। द इंसिडेंट prompted महात्मा गांधी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट नेशनली ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस। तो कितना इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा मूवमेंट जो है आपका महात्मा गांधी ने केवल यूपी के चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण कॉल ऑफ कर लिया था, ठीक है। तो नो डाउट ये इंपॉर्टेंट तो है ही यूपी इस मैटर से भी। कांग्रेस रिस्पॉन्स, द sluggish response of the Congress to issue like widespread landlordism at times defied the expectation of the peasantry, leading to re-evaluations of strategies by the leaders like Jawaharlal Nehru. फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन क्या है? द स्टेट कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल was not limited to the non-cooperation movement but extended to various other phases and events that shaped nation's journey towards independence. Okay, conclude करेंगे। The non-cooperation movement in Uttar Pradesh was thus a significant chapter in the history of the India's freedom struggle, reflecting both the success and challenges of the movement. Okay, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलिए कि वो अगर आपने यूपीएससी में लिख लिया है, मतलब जब सेंट्रल के लिए आपने एग्जाम दिया तब लिख सकते हैं, तो स्टेट के लिए तो लिख सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट की सारी चीज़ें वही होती हैं, बस आपको थोड़ा सा यूपी सेंट्रिक लिखना है, जो कि आप लिख सकते हैं। देखो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो दूसरे स्टेट में हुए तो वो सब नहीं बताया इन्होंने, केवल स्टेट स्पेसिफिक बता दिया। अगर ये सेंट्रल का एग्जाम होता तो आप पूरा बताते। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 डिस्कस। ये करंट इवेंट से बेस्ड क्वेश्चन है आपका, उस समय अगर आपने करंट पढ़ा होता तो आप ये कर लेते हैं। इसी तरीके से जो 4 से 5 क्वेश्चन करंट बेस पे आएंगे इस साल भी, उसमें आप करंट पढ़ के जाइए तो आपके वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। हाँ, मतलब क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो हम यहाँ सिखा देंगे। अगर पॉलिसी नई पास हुई है तो उस पॉलिसी के बारे में एक लाइन बता दो कि क्या उस पॉलिसी का स्पेसिफिक है, मतलब मेन क्या है, क्रक्स क्या है, वो एक लाइन बता दो आप, तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 आर लाइकली टू रिजॉल्व अराउंड प्रमोटिंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ डेटा सेंटर्स विद इन द स्टेट एमिंग एट bolstering द स्टेट्स पोजिशन एज ए हब फॉर डेटा सेंटर। इट्स की ऑब्जेक्टिव आर क्या है? अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, encourage domestic and international investors to establish data centers in Uttar Pradesh by providing incentive, tax benefit,
कंडक्टिव रेगुलरिटी इन्वायरमेंट। रेगुलरिटी इन्वायरमेंट मतलब ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो भाई, टैक्स बेनिफिट दो और इन्वायरमेंट वैसा दो कि आपका मतलब प्रॉपर कंपनी आए वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी, कूलिंग सिस्टम, फिजिकल सिक्योरिटी, measures to support the growing demand for the data storage and processing। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन क्या है, पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी, कूलिंग और फिजिकल सिक्योरिटी। ऐसा नहीं भैया पूरा अटैक कर दो और वो वहाँ पे परेशानी आपको ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में भी हो रहा है कि कोई भी सेंटर अटैक किए जाते हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, तो ये सारी सिक्योरिटी तो आपको देनी पड़ेगी। जॉब क्रिएशन, generate employment opportunities in IT sector by fostering the growth of the data centers, which require skilled professionals in the areas such as data management, network operation, cyber security, facility management। इसकी दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो अपना आराम से हो जाएगा यहाँ पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, support the state digital transformation initiative by promoting the adoption of cloud computing, big data analytics एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहीं भी लिख सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंश्योर कंप्लायंस विद डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, प्राइवेसी रेगुलेशन एंड साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन stored and processed with data centers, thereby enhancing trust and confidence among users and business. Disaster recovery and business continuity, encourage data centers to implement robust disaster recovery and business continuity plan to minimize downtime and mitigate risk. Conclude करेंगे, these objectives collectively aim to position Uttar Pradesh as a preferred destination for data center investment, drive economic growth, foster technological innovation, and support the state digital infrastructure development agenda. Okay. Question 10. How much has the Operation Kayakalp has been significant in the effort of converting the primary and upper primary school into model schools? Analyze करना है। देखो ऑपरेशन कायाकल्प आपका प्रीलिम्स में भी न्यूज में था, प्रीलिम्स के लिए भी हमने उस टाइम पढ़ा था। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश इनटू द मॉडल स्कूल्स। ये इसका मेन एम है। आपका इतना ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर किसी को लॉन्च किया याद है कि पर्टिकुलर मंथ और ईयर क्या है, जो कि अपने प्रीलिम्स में पूछा जाता है यूपीपीएससी के, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लॉन्च्ड इन ईयर जून 2018, it is one of the India's largest interdepartmental convergence programs aimed at improving the basic facilities and infrastructural condition in government school। देखो की अचीवमेंट ऑफ ऑपरेशन कायाकल्प के क्या थे? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो कि हम चाहते हैं, इंक्लूसिविटी, ये हम सभी स्कीमों में चाहते हैं लगभग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरहॉल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल में क्या है? स्कूल्स हैव अंडरगोन लार्ज स्केल रिनोवेशंस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल क्लासरूम, प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरीज, सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जियो टैगिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी, टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जियो टैगिंग अंडर ए फोटो प्रोटोकॉल इज बीइंग डन फॉर ईच स्कूल। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है? द प्रेरणा पोर्टल अलाउज for continuous real-time monitoring of these works। Inclusivity कैसे है? Special attention is given to handicap accessibility, the construction of hand washing units, keeping in mind the safety of children from the health epidemics। Community involvement कैसे है? The activism of the headmasters, teachers, member of the school management committee has been pivotal in this transformation। उसके बाद कंक्लूड करेंगे, the program targets covering all the government primary and upper schools of the state into ideal school। It has already been shown significant changes in hundreds of schools, this with improved facilities that have enhanced learning environment for the student।
ओके, सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी के हम चलेंगे, कंप्लीट करेंगे 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ लैंड रिफॉर्म उत्तर प्रदेश। देखो ये पहला पार्ट हो गया। हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। ये दूसरा पार्ट हो गया। मतलब ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 200 वर्ड में इसको लिखना है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे कैसे आपको लिखना है। देखो इसमें आपका जो इंट्रो होता है वो आप यहाँ पे 20 to 30 कर सकते हैं, वहाँ 10 to 20 था, यहाँ 20 to 30 वर्ड कर सकते हैं। और आपका बॉडी पार्ट उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप 150 वर्ड के अराउंड आप बॉडी पार्ट लिख सकते हैं। कंक्लूजन में 20 to 30 वर्ड अगेन लिख सकते हैं। और अगर मार्क्स डिवाइड करें तो अगेन ये 1 नंबर के आसपास का ही होता है, ये ऐसे नहीं कि 2 नंबर का हो जाएगा। 1 नंबर है 1.5 मार्क्स ऐसे रहेगा, ये अगेन 1 या 1.5 मार्क्स ऐसे रहेगा, ठीक है। बट बाकी जो आपके यहाँ पे 9 से 10 नंबर बचते हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी पार्ट के ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें पूछे ही 2 पॉइंट गए हैं। अगर इसमें 2 पार्ट पूछे गए क्वेश्चन के तो इंट्रो का तो उतना ही रहेगा, कंक्लूजन का उतना ही रहेगा, बॉडी पार्ट डिवाइड हो गई। जहाँ पहले आपका बॉडी पार्ट में 4 या 5 मतलब 5 या 6 नंबर का होता था, वहाँ अब बॉडी पार्ट आपका 4-4 नंबर के हो गए या फिर 5-5 के हो गए। मतलब 5-5 नंबर के बॉडी पार्ट 2 हो गए, 2 पॉइंट पूछे गए बॉडी पार्ट में, आप इनको बताइए और आपके लगभग 5 नंबर मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये कोई ऐसा यूपीपीसीएस कहीं बताती नहीं, बट इन जनरल जो मार्किंग होती है वो इसी तरीके से होती है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे है। देखो लैंड रिफॉर्म का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है आपके यूपीएससी में भी, बस वो ऑल स्टेट स्पेसिफिक होता है, मतलब वो सभी स्टेट का होता है, सेंटर के लिए पूछा जाता है। बट यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक है, उत्तर प्रदेश के लिए है। तो जब वहाँ आता है क्वेश्चन तो आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं लिखते, आप इन जनरल लिखते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक लिखना है। द लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश हैव गॉन थ्रू वेरियस स्टेजेस, ईच एम्ड एट रीस्ट्रक्चरिंग द एग्रेरियन सोसाइटी बेनिफिटिंग द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या है? एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व द एबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, रिमूविंग intermediaries between the state tenants which allowed direct ownership of tenancy rights to the cultivators. Okay, tenancy reform क्या है? This include rent reforms, security of tenure and conferring ownership right to cultivators. Land ceiling क्या है? Setting a maximum limit on land holding to redistribute surplus land. आप सबको पता है कि एक सीलिंग लगा दी गई थी जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट तक लैंड आप रख सकते हो, बाकी आपको दूसरा जो भी जिनके पास लैंडलेस हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने गवर्नमेंट कर रही थी। प्रिवेंशन ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग इंकरेजिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू पूल दियर लैंड। देखो इसमें काफ़ी करप्शन भी हुआ था, आप सबको पता है। बेनिफिट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। बेनिफिट क्या थे? Access to land, the abolition of intermediaries and providing land to landless laborers, providing them with means of livelihood. Security of tenure, tenancy reform gave them right to remain on the land they cultivated, reducing the risk of arbitrary eviction. Economic upliftment and social empowerment. With land ownership, laborer could access credit and improved social status. Reduced litigation. Consolidation of land holdings decreased disputes over land, leading to fewer legal battles, more focus on productive activities. Conclude करेंगे. Overall, the land reform in Uttar Pradesh created more equitable land distribution system, enhanced agricultural productivity, improved socio-economic condition of the rural poor. Okay. Question number 12. Examine the role of Chief Secretary in administration of उत्तर प्रदेश. द ब्यूरोक्रेसी इज। देखो अब चीफ सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रीलिम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है और इसका लेवल क्या होता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप इसको चीफ सेक्रेटरी के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिए। मतलब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हिंट दे देता है मेंस की एक तरीके से मतलब क्या बेसिक स्ट्रक्चरिंग रहेगी।
The bureaucracy is the spine of any nation, operating silently in the backdrop, ensuring the smooth functioning of the government apparatus. Amongst the numerous bureaucratic ranks, over the that stands out significantly in is the role of chief secretary. As the topmost bureaucrat in Uttar Pradesh administration, the chief secretary plays a pivotal role in maintaining synergy between different governmental entities. कैसे? चीफ सेक्रेटरी क्या करता है? हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द स्टेट. कैसे? प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. उसके नीचे ज्वाइंट स्पेशल सेक्रेटरीज लीडिंग ए डिपार्टमेंटल विद इन द मिनिस्ट्री. उसके बाद अंडर सेक्रेटरी क्या, लीडिंग ए सेक्शन विद इन द डिपार्टमेंट. तो इन्होंने हायरार्की बता दी. देखो आप इस चीज़ को याद कर लो, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आता है मोर और लेस इसी से रिलेटेड रहता है. ठीक है, तो देखो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करिए कि जो आपके पीवाईक्यू हैं उनको एक बार आउटलाइन बना लीजिए, उनको एक बार पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि आपको एटलीस्ट मतलब 40 to 50% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही थीम मतलब उठाकर पूछे जाएंगे. थीम इनकी चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो ये इनकी हायरार्की होती है. अब इसका रोल देखिए. रोल तो एकदम बेसिक होता है, सब कुछ आपको पता है रोल के बारे में, तो आप लोग काफ़ी समझदार भी हो. द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज मल्टी फेसेटेड एंड क्रिटिकल टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. सम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड. देखिए अब जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, भाई आपको सब कुछ पता है, इन सब की बेसिक चीज़ें पता हैं. मतलब जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हो उन सबको रोल के बारे में तो पता ही होता है, इतना तो सबको पता है. पॉलिसी फॉर्मुलेशन. द चीफ सेक्रेटरी प्लेज ए crucial role in formulating state policies and strategic plans, making them a vital part of the decision-making process. Administrative coordination. They coordinate the activities of various departments within the state government, ensuring that the administration works in harmony to achieve its goal. उसके बाद liaison with central government. Acting as the chief representative of the state, the chief secretary maintains a steady communication line with the central government. Crisis management. In time of crisis, the chief secretary is responsible for leading the administrative response and ensuring swift and effective actions. Monitoring and evaluation. They monitor the implementation of policies, evaluate their outcomes, providing feedback for future policy improvements. The chief secretary's role is thus comprehensive, involving strategic leadership, policy guidelines, and administrative control, ensuring the effective governance of the Uttar Pradesh. Okay. Next, question 13. Throw light on the East District project of Uttar Pradesh. Is it good initiative in direction of the e-governance in Uttar Pradesh? एग्जाम. देखो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आपको क्वेश्चन खुद बता देगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है. और देखो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी क्या मतलब इंडिया में सभी स्टेट चला दें आजकल, सब अपने अपने तरीके से चला दें. यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ए सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रोजेक्ट एम्स क्या करता है? डोर स्टेप सर्विसेज अलॉन्ग विद ऑनलाइन पोर्टल, कंप्यूटराइजेशन ऑफ टू इनेबल द डिलीवरी ऑफ दीज सर्विसेज, प्रोवाइड हाई वैल्यू वॉल्यूम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज. उसके बाद की एस्पेक्ट ऑफ द ई डिस्ट्रिक्ट प्लान प्रोजेक्ट क्या है? स्टेट वाइड इम्प्लीमेंटेशन. प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेकिंग इट फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो. ये काफ़ी प्राउड की बात है. टेक्निकल कोऑर्डिनेशन. द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्निकल ऑपरेशंस ऑफ द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आर मैनेज्ड बाय द National Information Center NIC of the UP. Okay. Service integration. It integrates services related to certificates, complaints, public distribution system, pensions, exchange land records and revenue litigation, employment center registration. देखो जो मतलब इसमें जितनी सर्विसेज सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनमें एक आध आप एग्जांपल दे सकते हो. एग्जांपल कैसे दे सकते हो? जैसे लैंड रिकॉर्ड का है, मतलब आप एग्जांपल दे सकते हो कि पहले एक ही लैंड को कई लोगों को बेच दी जाती थी. ठीक है, यूपी में. एक्चुअली ऑल इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन जब से लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है थोड़ा सा इस चीज़ पे कमी आई है, क्योंकि ऑनलाइन आप देख सकते हो कि लैंड एक्चुअल किसके नाम पे है.
और अगर ऐसा है तो आप रीसेल उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे जो फ्रॉड है उनमें थोड़ा सा कमी तो आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे केस में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिजिटल लॉकर इंटीग्रेशन, सर्टिफिकेट आर लिंक्ड विद द एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इट इज ए गुड इनिशिएटिव एज इट ब्रिंग्स वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला. It makes them more accessible to the public. It also promotes transparency, if efficiency in service delivery. मतलब ठीक है, एक साथ लिख सकते थे बट इन्होंने पॉइंट बढ़ाए और अलग अलग लिखे क्योंकि 200 वर्ड का क्वेश्चन है. निगेटिव इफेक्ट चैलेंजेस क्या है? डिस्पाइट इट्स बेनिफिट द प्रोजेक्ट फेसेस चैलेंजेस सच एज इंश्योरिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस एंड adoption. Additionally, maintaining the security and privacy of the citizens' data is crucial. Okay. उसके बाद कंक्लूड करेंगे. ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इज ए commendable step toward e-governance in Uttar Pradesh, offering a more streamlined and citizen-friendly approach to accessing the government services. Okay. How to अब क्वेश्चन 14 देखेंगे. हाउ डू कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल उत्तर प्रदेश. देखो अब इसमें कास्ट हायरार्की के बारे में पूछा गया है. तो स्टार्ट आप बताइए कास्ट हायरार्की क्या है. सबसे बेसिक तो यही होता है, ठीक है. और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, यूपीएससी भी पूछता है, बस वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, वो इन जनरल पूछेगा. कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल उत्तर प्रदेश. The traditional caste system, deeply rooted in the social fabric of the rural areas, often dictates the distribution of the resources and opportunities. Impact of the caste hierarchy क्या है? Access of the land. Higher caste typically have better access to land, which is primary resource of livelihood in rural Uttar Pradesh. Lower caste, particularly Dalit, often have less or no land, limiting their economic opportunities. Next, educational opportunities. Caste can influence access to education, with children from the lower caste facing discrimination. ये भी फेस होता है एक्चुअली उत्तर प्रदेश में. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्वालिटी एजुकेशन. जो लोग रूरल एरिया से अभी भी आप लोग हों, आप लोग देखते होंगे ये चीज़ है भी, फिलहाल बिल्कुल है. हेल्थ केयर एक्सेस. डिस्पारिटी इन हेल्थ केयर एक्सेस. द लोअर कास्ट हैविंग लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. देखिए एक पॉइंट है, मतलब जितने भी ये डिस्पारिटी वाले पॉइंट हैं, डिस्क्रिपेंसी वाले पॉइंट हैं, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इकोनॉमी एजुकेशन से एजुकेशन, हेल्थ से हेल्थ, वाटर से वाटर, फूड से फूड, अगेन एजुकेशन से. तो एक विशेष साइकिल होता है जिसमें एक दूसरे सारे जुड़े होते हैं. उसके बाद वाटर एंड क्रेडिट. डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू कम्युनल रिस्पॉन्स रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड क्रेडिट इज आल्सो प्रिवेलेंट, further exacerbating socio-economic challenges for lower castes. Effect of power structure. Economic opportunities. It can limit economic opportunities for the lower caste, confining them to menial jobs. Political representation. Dominant caste having more influence and control over local governance, affecting policy decision. Social mobility. The right power hierarchy can respect social mobility, making it different for individual from lower caste to rise above their ascribed social status. Then conclude करेंगे. Effort for dismantle these barriers, promote inclusivity, are essential for equitable development in the region. Okay. Question 15. Describe the role of Uttar Pradesh Special Task Force in prevention of the organized crime. देखो स्पेशल टास्क फोर्स भी उस टाइम पे न्यूज़ में थी. कई सारे मतलब लोगों को मारा जाता था, ठीक है. लोग क्या स्पेशली जो क्राइम कर रहे थे उनको एलिमिनेट किया जाता था, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था. और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और स्पेशल टास्क फोर्स. आपको इन दोनों के बारे में, किसी के बारे में अगर पता है तो आप वहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से स्टार्ट किया है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिफर्स टू कॉम्प्लेक्स ऑफ हाईली सेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइजेस सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ engaging in illegal activities. The main
source of income of the syndicates is supply of goods and service that are illegal but still in public demand, such as drugs, prostitution, loan sharking एंड गैम्बलिंग. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देखो इसका इम्पैक्ट क्या मतलब इलिमिनेट क्यों करना चाहते हो पहले तो वो बताओगे. पोज इन्वायरमेंटल थ्रेट, ओके, इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट, फ्यूल करप्शन. ठीक है. मतलब यूपी में तो हफ्ता ये सब चलता था. ठीक है. जो कि इलिमिनेट करने की कोशिश की गई है. वायलेंस, ठीक है, लूट पाट और अटैक मतलब जान से मारने सब भी होता था बट ठीक है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है. अंडरमाइन द लेजिटिमेट मार्केट, पब्लिक इफेक्ट अफेक्ट रिसोर्सेस एलोकेशन. ओके. एक्चुअली मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या है कि वो एक सिंडिकेट टाइप का होता है, उनका प्रॉपर ग्रुप होता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं. जनरली पॉलिटिकल लाई होते हैं बट ठीक है कम तो इनको करना ही पड़ेगा ना. ओके स्टार्ट करते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस टास्क फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स STF जिसको बोलते हैं प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद इन द स्टेट. established in मई 1998. द STF इज टास्क्ड विद सेवरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखो जितने भी ऐसे क्रिटिकल चीज़ें उन सबको में STF को दिया गया था. इंटेलिजेंस कलेक्शन, द STF is responsible for gathering intelligence about mafia gangs and taking action based on the intelligence to dismantle such networks. Action against organized crime. It actively works to capture criminals and control crimes, especially those involving inter-district gangs of organized criminals. Coordination with district police. Prepare special action plans and implement them in coordination with district police to ensure effective action against gangs to dacoits other organized criminal group. Leadership and structure में क्या है? The STF team headed by additional director general rank officer assisted by the inspector general of police. Conclude करेंगे. The UP STF's role is integral to maintaining law and order in the state by combating organized crime, ensuring the safety and security of the citizen. Question number 16. Analyze the achievement of बाबू रामचंद्र एज ए पीजेंट लीडर. देखो ये हिस्टोरिक क्वेश्चन है. ठीक है. तो अगर आपको पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड बातें याद हैं जो आपने UPSC में पढ़ी थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बस उसको स्टेट स्पेसिफिक बनाकर. कैसे वो देखते हैं. बाबा रामचंद्र फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट बाई द लैंडलॉर्ड्स इन 1920s एंड 1930s. इनका ईयर बता दिया कि किस ईयर के बीच में इन्होंने मतलब इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी. ठीक है. आगे. एज द indentured laborer, Baba Ramchandra had been to Fiji, an island in the Pacific. In India, the non-cooperation movement spread from the cities to the countryside. The struggle of tribal and peasant were drawn into the fold of the non-cooperation movement. ठीक है. तो इसको देखेंगे. मतलब द स्ट्रगल ऑफ द ट्राइबल एंड पीजेंट वेयर ड्रान इनटू द फोल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. मतलब अल्टीमेटली ये कैसे रिलेट कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्राइबल मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. अचीवमेंट आता बाबा रामचंद्र. देखो इनकी अचीवमेंट क्या है. देखो सबसे पहले बाबा रामचंद्र के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए. ठीक है. अगर नहीं पता है तो आपको इशू तो प्रॉब्लम तो आएगा. ठीक है. बाबा रामचंद्र लेड टू द पीजेंट मूवमेंट इन अवध. अब मतलब आपको बिल्कुल ब्लैंक हो बाबा रामचंद्र के बारे में तो फिर कैसे काम बनेगा. इसलिए मतलब जो यूपी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना कि सोशल मूवमेंट में, हिस्टोरिकल मूवमेंट में, या फिर जो आपका मॉडर्न इंडिया है उसमें हर एक एरिया में यूपी का क्या रोल है. स्पेशली जो आपका 1885 के बाद से जब कांग्रेस बनी ना उसके बाद से इंडिपेंडेंस तक में जो भी रोल यूपी का है, ठीक है, या उसके की पर्सनालिटीज है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहिए. ठीक है. तो आप कर लेंगे. आगे चलते हैं. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड टू सोशली बॉयकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, डिमांडेड टू एबॉलिश बेगार सिस्टम एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मेनी प्लेसेस टू डिप्राइव द सर्विसेज ऑफ इवन वाशरमैन बार्बर्स टू द लैंडलॉर्ड्स. द नाई धोबी बंस
वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था नए धोबी वंश। इन जून 2020 जवाहरलाल नेहरू tried to understand the grievances of the villages in Awadh by talking to them. As a result of this, new Sabha was set up, headed by the Baba Ramchandra, Jawaharlal Nehru, and others. The new Sabha was known as the Awadh Kisan Sabha, and it was set up in October 1920. ये एग्जाम के प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। अवध किसान सभा के बारे में उसका ईयर पूछा जा चुका है, तो आप समझ गए बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश की थी। अच्छा, एक और पॉइंट, आप ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, किन दोनों ने इस्टेब्लिश की। एक देखो, इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उसके बारे में कोई की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन को रिलेट करे। इन द रीजन विद इन ए मंथ मोर देन 300 ब्रांचेस ऑफ द सभा वर सेटअप, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद हिज मेन अचीवमेंट्स, empowerment of the peasants, formation of the Awadh Kisan Sabha, organizing peasants, role in non-cooperation movement, social reforms, influencing national leaders, ठीक है। Babaram Chandra's leadership and his ability to mobilize and unite the peasant were significant in challenging the existing feudal structure and contributing to the freedom struggle in India. Okay. Question number 17. Throw the light on the contribution of the warriors of Uttar Pradesh in freedom struggle of 1857. देखो, अब 1857 के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो और मेंस के लिए भी पढ़ते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल स्पेसिफिक था, ठीक है, उसी को इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है। आप पर्टिकुलर स्टेट वालों के बारे में थोड़ा सा जान लो, वो आपका स्टेट स्पेसिफिक बन गया, क्योंकि वैसे भी आपको जीएस पेपर 1 में तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, और चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। स्टेट स्पेसिफिक मतलब आपको अगर मान लो आपने सेंटर के लिए या यूपीएससी के लिए 100% पढ़ा है, तो उसका जो 20% या 30% है ना, जो यहाँ पे आएगा यूपीपीएससी में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बस यही इतना है। ओके। The warriors of Uttar Pradesh played a pivotal role in Indian Rebellion of 1857, which was the significant uprising against the British East India Company's rule. Here are some key contributions. क्या है? Mangal Pandey, a sepoy in 34th Regiment of the Bengal Native Infantry. Mangal Pandey is often regarded as hero, who played a crucial role in outbreak of rebellion. उसके बाद बख्त खान, with Rohilla heritage, Bakht Khan, a Subedar in British East India Company, upon hearing the revolt, he led a large number of Rohilla sepoy to Delhi to join uprising. Uda Devi Pasi, she and other female Dalit participants are remembered as Dalit Viranganas of the 1857 rebellion. Uttar Pradesh was the state where the revolt started, and it was here that British had to exert their hardest effort to suppress the rebellion. The struggle in Uttar Pradesh provided source material for re-evaluation of entire struggle in a proper perspective, its conception and design course and development, and finally its outcome and effect on the economic and political structure of Indian society and state. The region's unique identity and originality were somewhat overshadowed by new movements of social and cultural renaissance that started in the other regions like Bengal, Madras, and Mumbai. However, figures like Bhartendu Harishchandra strived to create awareness among the people about British oppressions through his works, highlighting the light of the region under the British rule. Okay. These contributions reflect the bravery and resilience of the people of Uttar Pradesh during one of the most challenging period of in India's history. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था जो उन्होंने बताया है, ठीक है, तो इन्होंने बेसिक चीज़ बताई कि किस पर्सनालिटी का क्या था। आप इसमें सोशियो इकोनॉमिक के बारे में बता सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक बता दिया, पॉलिटिकल कंडीशन बता दिया, और जो उस टाइम पे सिचुएशन थी उसके बारे में बता सकते हो। तो ऐसे 5-6 पॉइंट करके लिख सकते हो। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18,
उत्तर प्रदेश हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, एक्सप्लेन करना। तो आप इसमें कैसे बता सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप बता सकते हो बुद्धिज्म इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ठीक है, बुद्धिज्म की कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकते हो, या फिर उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई साइन है उसका बता सकते हो, जैसे कुशीनगर महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में पाया था ना महापरिनिर्वाण, तो उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन का बेसिक यही होता है कि क्वेश्चन के बारे में कोई एक की इन्फॉर्मेशन दो जो यूनिक हो और क्वेश्चन को रिलेट कर रही हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, हु लेटर बिकम गौतम बुद्धा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। लुम्बिनी वेयर बुद्धा वाज बॉर्न इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। देखो बर्थ प्लेस मतलब इन्होंने बोला है, बट मतलब लुम्बिनी तो आपका नेपाल में है, बट इट हिस्टोरिकली लिंक्ड टू द रीजन दैट इज नाउ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री प्रोपगेशन ऑफ द बुद्धिज्म। हियर आर सम की पॉइंट्स दैट हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। देखो इस इंफॉर्मेशन की जगह पे अगर आप महापरिनिर्वाण वाली इंफॉर्मेशन दोगे जो कि कुशीनगर में है तो वो ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा। देखो कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म से बचो एग्जाम में, सिंपल बात ये है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या आपको नहीं पता, इसलिए जो यूनिक इन्फॉर्मेशन सभी लोग मान रहे हैं उसको दो तो ज़्यादा अच्छा है। सारनाथ, इट इज एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश वेयर गौतम बुद्ध इज बिलीव्ड टू हैव डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon after attaining enlightenment. This event is known as the Dharma Chakra Pravartana, as the turning of the wheel of the Dharma. कुशीनगर आ गया। This town in Uttar Pradesh is revered as the site where Buddha attained parinirvana, the final state of the nirvana after death. Shravasti. Shravasti was one of the 6 largest cities in India during Buddha's lifetime and became major center of Buddhism. Buddhist art and culture. Uttar Pradesh has a rich heritage of Buddhist and art and culture. This includes ancient sculptures, stupas, monasteries, inscriptions that reflect the influence of the Buddhism in region during ancient times. आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस क्या है? द आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश सच एज पंचमहल ऑफ सीकरी, अताला मस्जिद ऑफ जौनपुर shows the glimpse of Buddhist influence. उसके बाद पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म क्या है? ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद बुद्धिज्म, उत्तर प्रदेश along with बिहार formed the hub of the early Buddhism. From these regions, Buddhism spread to other parts of the world, including Southeast Asia. इसको कंक्लूड करेंगे। द रीजन्स कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ब्रिंग्स द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल की इवेंट्स in the life of Buddha, but also a center of Buddhist thought, culture and architecture. The ancient monasteries, stupas and teachings that originate in Uttar Pradesh played a crucial role in spread of the Buddhism across the Asia. Okay, question number 19. Discuss the nature and objective of the first Ayush University established in Uttar Pradesh. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The first Ayush University established in Uttar Pradesh is महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर। हेयर आर इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, देखो ये भी आपका करंट से मतलब इंस्पायर्ड है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद नेचर इसका देखते हैं। क्वेश्चन में देखो जो मतलब डिस्कस करना है ना, क्या डिस्कस करना है? नेचर और ऑब्जेक्टिव, दो चीज़ें। तो आपको मतलब लगभग 40 से 50 वर्ड नेचर बताना है, 40 से 50 वर्ड इसका ऑब्जेक्टिव बताना है। नेचर क्या है? यूनिवर्सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। इट एम्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड स्वादिपा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिसेमिनेट एंड एडवांस नॉलेज इन aforementioned discipline and ensure efficient and systematic instruction, teaching, training and research. To regulate the syllabus of Ayush system for the first time in state,
providing a standardized curriculum across all college. To affiliate all college of Ayurveda, Unani and homeopathy in state with this university. To develop a new generation of students proficient in these traditional system of medicine and capable of contributing to healthcare sector. The establishment of the Mahayogi Guru Goraknath Ayush University represents a significant step towards preserving, promoting, and innovating within India's rich heritage and traditional medicine. Mahayogi Guru Goraknath University, Ayush University in Uttar Pradesh offers a diverse range of courses across the various Ayush discipline. That is, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, आप एक दो एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं. बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ न्यूचुरोपैथी एंड योगिक एंड साइंस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड साइंस. ठीक है, देखो इन्होंने कंक्लूड नहीं किया क्वेश्चन, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन कंक्लूड करिए. उससे जो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है, अदरवाइज तो ठीक है. देखो एक दो पॉइंट बॉडी में कम लिख दो चलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आप ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में लिख सकते हो कि जैसे कि इंडिया 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उसको अलाइन करते हुए एक विकसित स्टेट बनना चाहता है 2047, सेल्फ रिलायंट और विकसित स्टेट. ठीक है, ऐसा करके कुछ एक मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच टाइप का आप कंक्लूजन लिख सकते हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे. एग्जामिन द स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट्स, इनिशिएटिव एंड पॉलिसी डायरेक्शन इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्फीयर विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018. अगेन करंट और स्टैटिक को मिक्स करते हुए क्वेश्चन आए हैं. उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 focuses on the several key areas to improve medical and health care service in state. कैसे? Initiative and policies in policy. ठीक है. Health financing, nutrition and maternal health, primary health care strengthening, human resource development, quality assurance, infrastructure development, mental health, telemedicine and e-health, हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ओके, अब देखो इन्होंने बताया तो आपको एग्जामिन करना है. ठीक है, कि कैसे. तो स्टार्ट करेंगे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग. तो इसको कैसे करेंगे? बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल ड्रग्स एंड इंश्योरिंग एडोक्वेट स्टाफिंग एट PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फोकस ऑन रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सनल. इंफ्रा डेवलपमेंट, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ PHCs and CSCs to provide quality health care services. Telemedicine and e-health, to improve access to health care services, to improve health care planning and decision making. देखो हेल्थ केयर के जितने भी सेक्टर हैं उनको भी इम्प्रूव आपको करना है, पॉइंट ये हैं. उसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट फाइनेंसिंग. कैसे? द पॉलिसी emphasize the importance of the effective health information management. The state government also aimed to increase its spending on healthcare from 1.4 to 2.5 of the gross GDP, मतलब gross state domestic product, मतलब GSDP. The state government's commitments to improving the medical and healthcare sphere in Uttar Pradesh is visible through the policy. ठीक है, उसके बाद देखो एग्जामिन करना है तो उसमें हम कैसे सेवरल स्पेसिफिक प्रोग्राम वेयर लॉन्च्ड टू एड्रेस वेरियस हेल्थ केयर चैलेंजेस. आपको एग्जामिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताने हैं. ठीक है, कि उसके पॉजिटिव क्या हैं, उसके निगेटिव क्या हैं, दोनों एस्पेक्ट आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, तो अब देखो हमने पॉजिटिव चीज़ बताई, अब थोड़ा निगेटिव देखते हैं. मतलब नहीं, निगेटिव तो इन्होंने स्पेशली नहीं लिखा है, बट ऐसे केस में क्या करिए कि कोशिश करिए कि कुछ उसके ड्रॉबैक भी बताइए कि आपकी जो पॉलिसी उसके ड्रॉबैक क्या हैं. ठीक है, क्वालिटी देखो सम की प्रोग्राम्स क्या हैं. क्वालिटी इंप्रूवमेंट कायाकल्प लक्ष्य, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इनहेंस्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज, प्रोविजन ऑफ द न्यूट्रिशनल सपोर्ट
to TB patient, universal screening and management of non-communicable disease, operationalization of the health and wellness center. ओके, तो इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे. Thus, this policy has been designed with a focus on building a robust, resilient and responsiveness health system in Uttar Pradesh. ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है. अब सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है. टोटल 20 क्वेश्चन इस पेपर कंप्लीट होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.